ये कार्यक्रम भारतीय समाज के उस तबके के इतिहास पर आधारित है जिसे भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों के अंतर्गत रखा गया है। इस कार्यक्रम के दौरान अनुसूचित जातियों को लेकर प्राचीन ग्रंथों, साहित्यों और महापुरुषों द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों का आवश्यक स्थानों पर इस्तेमाल किया गया है। इसकी मंशा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना या फिर किसी सरकारी अधिसूचना की अवहेलना करना नहीं है। हम एक लड़ाई का ऐलान करने के लिए जमा हुए हैं और याद रखिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ छुआछूत दूर करना ही नहीं है, बल्कि उसकी जड़ को, जाति प्रथा को ही यहाँ से उखाड़ फेंकना है। हम लोग कोई अमर नहीं हो जाएंगे पानी पीने से उस तालाब का, लेकिन हमारा यह कदम साबित करेगा कि हम लोग भी इंसान हैं। हमें यह सिद्धांत लागू करना है कि हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति की योग्यता उसके जन्म के अनुसार नहीं, बल्कि उसके गुणों से तय होगी। यहां हम हिंदुस्तानी समाज की नई रचना करेंगे, जहां ना ही जाति प्रथा होगी और ना ही वर्ग भेद होगा। हमें यह विचार अपनाना होगा कि सभी व्यक्ति समान रूप से पैदा होते हैं और समान रूप से मरते हैं। दुर्भाग्य से मैं एक हिंदू अछूत के रूप में पैदा हुआ। इसे रोकना तो मेरी शक्ति से बाहर था, लेकिन इन अपमानजनक परिस्थितियों में जीने से इनकार करना मेरी शक्ति में शामिल है। हालांकि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं आपको कि एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। 28 नवंबर 1890 को शोषित जातियों के उद्धारक ज्योतिबा फुले का निधन हो गया। उनकी मौत के बाद शोषित जातियों के हक की बात करने वाला कोई नहीं रहा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ज्योतिबा फुले की मौत के ठीक 136 दिन बाद 14 अप्रैल 1891 को एक बच्चे ने जन्म लिया, जो शोषित समाज के लिए अनंत काल तक न बुझने वाली क्रांति की मशाल बनने वाला है। लेकिन उस बच्चे की राह इतनी आसान नहीं थी। एक दिन वो छोटा सा बच्चा नदी किनारे बाल कटवाने के लिए गया, लेकिन बाल काटने वाले ने उसे मना कर दिया। वो भैंस के तो बाल काट सकता था, लेकिन उस बच्चे के नहीं। यही था उस छोटे से बच्चे भीमा की जिंदगी का पहला सबक। लेकिन ये तो शुरुआत थी। छोटे भीमा को कभी स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ने को मजबूर किया गया, कभी उसे पीने का पानी नहीं मिला, तो कभी चलती बैलगाड़ी से उसे उठाकर फेंक दिया गया। जिस समाज में इंसान की परख उसके गुण से नहीं, उसकी जाति से होती हो, वहां भीमा के लिए शिक्षा हासिल करना बेहद मुश्किल था। लेकिन फिर भी उसने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कामयाबी की इबारत लिखी, तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपना लोहा मनवाया और एक दिन इसी शिक्षा को उसने अपना हथियार बना लिया। कोलंबिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के गुरु प्रोफेसर सेलिगमैन ने उनसे कहा था कि पढ़ाई सिर्फ दुनिया को समझने के लिए नहीं होती, बल्कि दुनिया को बदलने के लिए भी होती है। और डॉक्टर अंबेडकर ने एक दिन ये करके दिखा दिया। चुप न हो। 9 साल का भीमा अपने भाई के साथ कोरेगांव जा रहा था, जहां उनके पिता मेजर सूबेदार थे। बातों ही बातों में बैलगाड़ी वाले ने भीमा की जात पूछी। क्या नाम है? सूबेदार मेजर राम सतपाल। भीमा ने अपनी जात महार बताई। फिर क्या था, बैलगाड़ी वाले ने रात 2 बजे भीमा और उसके भाई को कोरेगांव के जंगलों में उतार दिया। यही था छोटे भीमा की जिंदगी का पहला सबक। लेकिन ये कोई नहीं जानता था, इसी भीमा कोरेगांव की धरती पर ये छोटा भीमा बड़ा होकर शोषित जातियों के बीच क्रांति का बिगुल फूंकने वाला है।
वो तारीख थी 14 अप्रैल 1891। मध्य प्रदेश के इंदौर के करीब महू में हुआ भीमा का जन्म। उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश फौज में सूबेदार मेजर थे, लिहाजा उन्होंने अपने बच्चों, खासकर छोटे भीमा की शिक्षा पर खास जोर दिया। स्कूल पढ़ने गए तब वहां पर पहली बार उनको जब उन्होंने चाही कि संस्कृत में पढ़ूं तो उनको पढ़ने नहीं दिया गया। तो एक तो वहां पर भेदभाव हुआ। भीमा को कई बार क्लास से बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता, कई बार प्यासा रहना पड़ता, यहां तक कि उन्हें संस्कृत भी नहीं लेने दी गई, क्योंकि कोई शिक्षक उन्हें देवताओं की भाषा कैसे सिखा सकता था। लेकिन सब ऐसे नहीं थे। भीमा के एक ब्राह्मण शिक्षक महादेव अंबेडकर उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते। यहां तक कि एक दिन उन्होंने भीमराव के नाम के आगे अंबावडेकर हटाकर अपना सरनेम अंबेडकर दे दिया और यहीं से भीमा का नाम पड़ा, भीमराव रामजी अंबेडकर। अंबावडेकर की जगह अब तुम्हारा उपनाम होगा अंबेडकर। आप मुझे अपना नाम दे रहे हैं गुरुजी? 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद भीमराव ने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला ले लिया। वो ऐसा करने वाले पहले दलित छात्र थे। 1912 में डिग्री पूरी करने के बाद अंबेडकर के जीवन में सबसे अहम मोड़ आया। भीमराव ने बड़ौदा रियासत की स्कॉलरशिप पर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। उनका अगला पड़ाव बना ब्रिटेन। यहां पढ़ाई पूरी भी नहीं हो पाई थी कि स्कॉलरशिप खत्म होने पर उन्हें वापस स्वदेश लौटना पड़ा। स्कॉलरशिप की शर्त के मुताबिक भीमराव बड़ौदा स्टेट में नौकरी के लिए पहुंचे। कहने को वो बड़े अधिकारी थे, लेकिन समाज का नजरिया उनके लिए नहीं बदल पाया था। वो जब पढ़ के आते हैं बाहर से, जब यहाँ रहने के लिए, जब वो बड़ौदा की उसमें जो उन्होंने एक करार किया हुआ था कि आने के बाद वो उनके यहाँ नौकरी करेंगे, जब वो नौकरी करने के लिए जाते हैं तो जिस तरीके से फाइल उसके मुंह पे मार दी जाती है, पानी देना तो बहुत दूर की बात है, उनको यहाँ रहने के लिए छत नहीं मिलती। अंबेडकर को दफ्तर में पानी नहीं मिलता। जरा एक गिलास पानी तो देना। सुना नहीं मैंने क्या कहा? पानी नहीं है। न क्लब की मेंबरशिप मिलती और न ही रहने को कमरा। अंबेडकर मुंबई लौटकर सिडनेम कॉलेज में प्रोफेसर बन गए। आई एम प्रोफेसर अंबेडकर। आई विल बी योर लेक्चरर इन पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसी दौरान जब एक बार साथी प्रोफेसर ने उन्हें पानी पीने से रोका तो अंबेडकर ने चुप रहने के बजाय पहली बार करारा जवाब दिया। ये पानी सिर्फ प्रोफेसरों के लिए ही है। आप त्रिवेदी हैं ना, तो आप बेहतर जानते होंगे कि अशुद्ध पानी को शुद्ध कैसे किया जाए। नहीं, मैं बताता हूँ। अमेत दिशा चंडाल मध्यमाओ साधि दूषिता, ये मंत्र वृद्ध हरित स्मृति से है। अंबेडकर ने अब तय कर लिया था कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी शोषित जातियों के लिए हजारों साल से बंद दरवाजे खोल देंगे। उस दौर में भीमराव समाज से पीड़ित थे, वो समाज से दुखी भी थे। इस समाज के प्रति उनके मन में आक्रोश भी था, लेकिन साथ ही साथ उनके अंदर समाज में बदलाव लाने की ललक भी थी। इसकी शुरुआत उन्होंने 4 अलग अलग आंदोलनों से की। पहला था 1927 में महाड़ सत्याग्रह, जो चावदार तालाब के शोषित जातियों को पानी पीने का हक दिलवाने के लिए किया गया था, जिसमें अंबेडकर कामयाब भी हुए। भारतीय इतिहास में यह पहला मौका था जब शोषित जातियों ने अपना हक अपने दम पर लड़कर पाया था। डॉक्टर अंबेडकर का दूसरा आंदोलन था भीमा कोरेगांव में शोषित जाति वाली महार सेना की जीत का जश्न हर साल मनाना, जो आज तक जारी है। इस
जश्न के जरिए डॉक्टर अंबेडकर शोषित जातियों को गर्व का एहसास दिलाना चाहते थे। उनका तीसरा आंदोलन नासिक के कालाराम मंदिर में शोषित जातियों के प्रवेश को लेकर था। इसके जरिए वो ब्राह्मणवाद की कट्टर सत्ता पर चोट करना चाहते थे। लेकिन जिस चौथे आंदोलन ने उस समय के पूरे हिंदू समाज को हिलाकर रख दिया, वो था मनुस्मृति का दहन। क्योंकि अंबेडकर मानते थे कि वर्ण व्यवस्था और शोषितों के साथ होने वाले हर अत्याचार की जड़ मनुस्मृति है। मार्च 1927 महाड़ का चावदार तालाब, हजारों हाथों में तालाब का चुल्लू भर पानी था। पानी घूंट बनकर गले के नीचे उतर रहा था, लेकिन ये सब प्यास बुझाने के लिए नहीं था। सदियों तक जिन्होंने भेदभाव का कड़वा घूंट पिया था, वो लोग आज इस पानी के हर एक घूंट से हर कसैले स्वाद को मिटा रहे थे। उस रोज ये चावदार तालाब सच में उन लोगों के लिए गंगा से भी ज्यादा पवित्र हो गया था, जिन्हें अब तक सिर्फ तिरस्कार मिला था। और इस गंगा को महाड़ की धरती पर लाने वाला भगीरथ था डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर। जो चौदार टैंक के पास, जो कि एक तालाब, ऐसा तालाब था जो कि नगर महापालिका के द्वारा अनुमानित था कि सभी लोग इसमें पानी पीने के लिए अनुमन्य हैं। लेकिन क्योंकि समर समाज का वर्चस्व इतना ज्यादा था कि वहां पर पानी नहीं ले सकते थे दलित समाज के लोग। वो 1920 का दौर था। छुआछूत और भेदभाव पूरे चरम पर थी। और ऐसी ही एक मिसाल थी ये महाड़ का चावदार तालाब। इस तालाब से गाय ढोर तो पानी पी सकते थे, लेकिन दलितों को पानी पीना तो दूर, इसके पास भटकना तक मना था। ठीक उसी वक्त विदेश से पढ़ाई पूरी कर वापस लौटे डॉक्टर अंबेडकर सोए समाज को नींद से जगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब वक्त अखबार में लेख लिखने और तकरीर देने के बजाय कुछ ऐसा करने का आ गया था जो पूरे समाज में एक नई क्रांति ला दे। और इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने चुना चावदार तालाब को। तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने जो पहला आंदोलन किया, वो आंदोलन इसलिए किया कि सारे लोगों को इकट्ठा करके, पहले बार दलितों को इतने बड़े संख्या में एकत्रित किया गया और उन्होंने स्वयं उसमें नेतृत्व किया। और वो महाड़ के लेक पर जाकर उन्होंने वो पानी का प्राशन किया। वो पानी का प्राशन किया तो अपना जो हक है वो उन्होंने निभाया। अंबेडकर ने लोगों को समझाया कि चावदार तालाब का पानी अमर होने के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान के लिए पीना जरूरी है। इसके बाद वो हुआ जो इससे पहले हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। पहली बार दबे कुचलों और पीड़ितों ने अपना हक लड़कर लिया था। बाबा साहब अंबेडकर का मानना था कि राजनैतिक चेतना से पहले सामाजिक चेतना बहुत आवश्यक है। लेकिन अंबेडकर अब वो करने वाले थे जो हिंदू धर्म के इतिहास में अब तक किसी ने नहीं किया था। चलो नष्ट करें असमानता से भरे हुए पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों की सत्ता को। भाइयों और बहनों, धर्म और गुलामी एक साथ नहीं चल सकते। महाड़ आंदोलन के दौरान ही 25 दिसंबर 1927 को अंबेडकर ने हिंदू धर्म ग्रंथ मनुस्मृति को जलाने का फैसला किया। राचायौ सृष्टोऽसौ ब्राह्मण्यात् स्वयंभुवा वैश्य शूद्रो प्रयत्नेन स्वानि कर्माणि कारयेत् सौर्जितो स्वकर्मभ्य शोभयेतामिदं जगत्। उनका मानना था कि मनुस्मृति के कोड के आधार पर ही हिंदू धर्म में दूसरी जातियों के साथ व्यवहार होता रहा है। उन्होंने इसका प्रतिकार करने की कोशिश की। अंबेडकर का अगला ठिकाना था नासिक का कालाराम मंदिर।
यहाँ दलित मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए सत्याग्रह शुरू किया। धर्म के ठेकेदारों ने मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन जो हार जाए फिर वो भीमराव अंबेडकर कैसा, लड़कर ही सही बाबा साहब ने वो हक भी हासिल कर लिया। मंदिर में प्रवेश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। कि मंदिर में हमें प्रवेश क्यों नहीं है? अगर हम हिंदू हैं तो आपके देवता के लिए हम अंदर क्यों नहीं जा सकते? हमको मंदिर के बाहर क्यों रहना पड़ता है? उन्होंने ये भी कहा था कि मंदिर में जाके मैं कोई अमर नहीं होने वाला हूं, लेकिन मेरे जो मानव अधिकार है वो अधिकार मुझे मिलने चाहिए, मेरे लोगों को मिलने चाहिए, इसलिए उन्होंने वो आंदोलन किया। शोषित जातियों के समाज में तो अंबेडकर ने क्रांति कर दी थी, लेकिन अब उन्हें सियासत का सामना करना था।